हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी की डेलीगेशन के साथ मुलाकात भी होगी और जाहिर है वैश्विक मंच पर इस समय भारत की तरफ से जो मैसेज गया है, जो पहले से भी है, जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद को लेकर के, और एक साफ तौर पर संदेश है उन देशों के लिए भी जो पाकिस्तान को समर्थन देते हैं। बिल्कुल, देखिए शिखा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। देखिए, एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि भारत वॉर नहीं चाहता। भारत अपने 140 करोड़ लोग और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। वो कतई वॉर नहीं चाहता था। पहले भी कई बार ऐसे हमले हुए। आपको याद होगा 2008 में मुंबई हमला हुआ था। तब भी मनमोहन सरकार ने ये फैसला लिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन फिर अपने कूटनीतिक तब भी ऐसे दल भेजे गए और जो ये दल भेजे गए तब भी जब दल भेजे गए, बताया गया कि पाकिस्तान इसमें संलग्न है, उस पूरे जो टेररिज्म अटैक हुआ था, टेरर अटैक, उस समय फिर फैट जिसमें फाइनेंशियल जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है उसमें ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को भेजा गया था। अब ये समझने की जरूरत थी कि अभी भी जो इतनी बड़ी पहलगाम जैसा हमला हुआ, भारत ने जो अपने 7 डेलीगेशन भेजे हैं, जिसमें से एक आज वापस आया है, बाकी के 6 अभी आने हैं, जो कि 6 से 8 तारीख के बीच में वापस आएंगे और 9 और 10 तारीख को प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे। उसमें तमाम जो बातें कही गई हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे पहलगाम का अटैक हुआ, कैसे उससे पहले इतने सारे अटैक हुए, हर अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना कैसे मदद कर रही है। उसके साथ साथ उसमें एक और बड़ी बात कही गई है शिखा, कि भारत सोच समझकर कंट्रोल्ड रिटेलिएशन किया था। भारत ने सिविलियंस को अटैक नहीं किया, भारत ने केवल आतंकवादी जगहों को अटैक किया। अब शिखा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे सिनेरियो के बीच में जो कूटनीतिक जीत आप समझें वो ये है जो ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक डिसिप्लिन्ड कंट्री है और डिसिप्लिन्ड कंट्री में एकदम संतुलित तरीके से उसने पाकिस्तान को अटैक करते हुए संतुलित तरीके से पूरे देश में 59 सांसद 33 कंट्रीज भेजा गया और ये बताया गया कि भारत ने क्या क्या स्टेप लिए, लेकिन अब आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। अब आप इसमें साथ दें या ना दें, भारत टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है वो आगे बढ़ा चुका है और इसको एक्ट ऑफ टेरर मान चुका है। तो अक्सर इसके रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा। विपक्ष सवाल कर सकता है कि इससे क्या हुआ। विपक्ष कह सकता है UNHRC में जब कश्मीर का मुद्दा था, तब जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा भी गया था, क्या हुआ उस कश्मीर मुद्दे का, या मनमोहन सरकार के समय के बाद क्या हुआ। लेकिन ये कूटनीतिक और साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विपक्ष के पक्ष के सांसदों को भेजा और उससे क्या होता है, उससे ये पता लगता है, सभी देशों को ये समझ आता है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो हरकत है, उसकी जो सोच है वो आतंकवाद परस्त है। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको जब ग्लोबली मीटिंग्स होती हैं, बैठक होती हैं, फैसले होते हैं, फोरम तैयार होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है। और यही कूटनीतिक जीत। इसीलिए उसका फीडबैक लेने के लिए प्रधानमंत्री वो तमाम जो डेलीगेशन है वो लौटेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे कि हर देश में, वो 33 देशों में क्या रिस्पॉन्स मिला भारत के इस डेलीगेशन को, उन तमाम बातों में क्या कुछ कहा गया बैठक के अंदर, और उसके रिस्पॉन्स को प्रधानमंत्री समझना चाहेंगे, उसे डिकोड करेंगे और डिकोड करने के बाद फर्दर उस देश के साथ कोई इंटरेक्शन होगा तो वो भी करेंगे। जब तक पाकिस्तान को पूरा विश्व आतंकवाद परस्त नहीं मानेगा तब तक ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। बिल्कुल अदिति, लेकिन विपक्षी पार्टी एकजुट होकर के भारत के साथ तो खड़ा रहा, ऑपरेशन सिंदूर में भागीदारी रही, जो प्रतिनिधि है वो देशों का दौरा करके लौटे हैं, लेकिन अब जो विपक्षी पार्टी है वो एकजुट होकर के एक और मांग रख रहा है और वो है संसद के सत्र की मांग। तो क्या बीजेपी की तरफ से इसे एक्सेप्ट किया जाएगा? स्पेशल सत्र की मांग शुरुआत से की जा रही है, ये पूछने के लिए कि कैसे। अब देखिए, जब सत्र होगा तो भी इस पे विपक्ष का जो सबसे बड़ा, आपने देखा CDS का बयान आया, कहा कि हमारे जेट्स जो हैं अटैक किए गए, हमारे जेट्स भी गिर गए। आपने देखा कि जाहिर तौर पे वॉर होती है तो किसी एक आदमी, एक देश का, किसी एक व्यक्ति का, समूह का नुकसान नहीं होता, उसमें दोनों देश इन्वॉल्व होते हैं, दोनों देश का नुकसान होता है। अब सवाल यह है कि मैंने भी ऑफ रिकॉर्ड जब समझने की कोशिश की कि क्या तरीके की स्थितियाँ हैं, देखिए विपक्ष सीधा सीधा ये चाहता है कि स्पेशल
सत्र का बुलाया जाए और उसमें हम ऑपरेशन सिंदूर पर बात करें। ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, उससे पहले कब पहलगाम अटैक हुआ, तो पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि पहलगाम अटैक हुआ तो इंटेल क्या थी, क्योंकि लंबे समय से इंटेल थी, तो फिर उस पर एक्शन क्या था। जाहिर तौर पे ऐसे तमाम जो सवाल है, राइट फ्रॉम 22 अप्रैल को जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर क्यों हमारे पास इंटेल नहीं थी। और उसके साथ साथ जब ये बार बार आपने देखा होगा सर्वदलीय बैठक में ये बोला गया था कि कुछ दिन पहले ही वहाँ की जो सैन्य टुकड़ी है वो हटा, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जगह बदली थी, नीचे भेजा था, वो क्यों हुआ। ऐसे तमाम तरीके के सवाल। जब देखिए वॉर चलती है तो विपक्ष ने ये फैसला लिया कि हम जनता के सेंटिमेंट के साथ खड़े होंगे, इसलिए सरकार के साथ खड़े होंगे। लेकिन अब वॉर पूरी हो चुकी है या सो कॉल्ड संघर्ष पूरा हो चुका है, हमने डेलीगेशन को विदेश भेजा है, तो अब विपक्ष सवाल करना चाहता है कि राफेल को जैसे नहीं किया जा सकता, किस तरीके से राफेल को भी उन्होंने, राफेल की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि आप उसको लॉक नहीं कर सकते, तो उसको गिराने के पीछे उसकी वजह पूछी जाएगी। ठीक वैसे ही विपक्ष ने तैयारी की है कि क्या क्या भारत के जैसे नुकसान हुए हैं उसको लेकर सवाल, पुंछ को लेकर सवाल हैं, और आगे की क्या गतिविधि होगी या फीडबैक कैसा आया विदेशों से। और विपक्ष पूछना चाहता है कि ये देश का मामला है, हम भी जानना चाहते हैं आगे का क्या एक्शन होगा। तो जाहिर तौर पर जब ये संसद में ये सवाल पूछे जाते हैं तो पूरा देश देखता है और फिर सरकार के ऊपर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप होंगे। तो सरकार, विपक्ष यही चाहता है कि सरकार से सवाल किए जाएं, वो सवाल के जवाब देती है या नहीं देती, और उसका एक मैसेज क्रिएट हो। वजह क्या है, क्योंकि आज के अगर आप राजनीतिक सिनेरियो में देखें तो फिलहाल कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जो सरकार के खिलाफ हो, ना ही ममता बनर्जी के पास है, ना बिहार में है। बिहार में तो हालिया में लालू प्रसाद यादव के घर का मुद्दा है, जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा रहा नहीं है। तो जाहिर तौर पे विपक्ष के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है चुनाव में उतरने के लिए। और ये बात सही है कि राजनीति के लिए, राजनीति और चुनाव में चुनावी मुद्दे होते हैं, और उन्हीं मुद्दों को इकट्ठा और बनाने के लिए वो चाहती है कि सत्र बुलाई जाए। अगर सत्र नहीं बुलाया जाएगा तो भी ये कहा जाएगा कि सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, सरकार पारदर्शिता नहीं रखना चाहती। तो जाहिर तौर पे बिहार चुनाव से पहले ये तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं जिससे कि राजनीतिक मुद्दे खड़े किए जा सकें। लेकिन अदिति, चूंकि बिहार का जिक्र आपने किया, तो चुनावी मुद्दे जो है वो जो बीजेपी वहां पर धरातल पर लेकर आ रही है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी है, यानी राष्ट्र एक साथ एकजुट हो। हम जानते हैं कि बिहार में जो चुनाव होते हैं वो जात पात पे अब तक होते आए हैं। ऐसे में बीजेपी एक तरफ अगर क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी तो दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसी मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसको लेकर इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही है, स्पेशल सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, जो जेट्स गिरे हैं जिसका जिक्र सीडीएस ने किया उसका जिक्र सरकार ने क्यों नहीं किया। तो क्या लगता है, क्या इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा या फिर बीजेपी की तैयारी पूरी है? देखिए, डिपेंड करता है कि बीजेपी की देखिए तैयारी पूरी है। बीजेपी ने सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक तभी कर लिया था जब सर्वदलीय बैठक बुलाकर उनको बताया गया था कि हम तैयार हैं पूरे। सर्वदलीय बैठक जब 7, 6 और 7 मई को जब अटैक नहीं भी हुआ था उससे पहले भी सर्वदलीय बैठक बुला ली गई थी, और तभी ये तैयार हो गया था कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है, और यही वजह है कि उन्होंने सभी विपक्ष को साथ लिया। अगर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जाती और फिर ये एक्शन होता तो विपक्ष सवाल करता। तो सरकार ने हर वो लूपहोल जिस पर सवाल किए जा सकते थे, अगर सर्वदलीय बैठक नहीं होती तो सवाल होता, पर सरकार ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। उसके बाद विपक्षी सांसदों को इंक्लूड करके सारे डेलीगेशन को भेजा है, विपक्ष सवाल नहीं कर सकता। अब आप ये सवाल जरूर कर सकते हैं कि कांग्रेस कहे कि हमने जिन सांसदों का नाम दिया उनमें से एक आधा को चुना गया, उन्होंने अपने हिसाब से चुना, वो एक अलग मुद्दा है। ये तो विपक्ष खुद की एक अपने आप में हार है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से कोई लूपहोल, जब आप जवाब दोगे तो जवाब के अंदर से कई सवाल निकलेंगे। तो अब केवल और केवल विपक्ष यही कर सकता है कि सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, सरकार ने स्पेशल सत्र बुलाए नहीं। और वैसे भी देखिए, जून के एंड में, जुलाई में मानसून सत्र की शुरुआत हो जाती है। मानसून सत्र भी लगभग 22 सिटिंग्स का होता है, तो वो भी शुरू होने ही वाला है। और तब भी आप देखेंगे कि लगातार ये मांग की जाएगी कि हमें ऑपरेशन सिंदूर और जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ उस पर बातचीत करनी है। और आप देखिएगा तब भी वॉकआउट होगा, तब भी हंगामा होगा, तब भी सरकार यही कहेगी कि हमने सर्वदलीय बैठक बुला के चीज़ें बताई हैं। लगातार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सेना ने एक दिन में 24 घंटे में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों को बताया है। लेकिन फिर ये सब आरोप प्रत्यारोप लगेंगे कि जो विपक्ष है वो पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। तो जाहिर तौर पे राजनीतिक मुद्दे होंगे, लेकिन सरकार फिलहाल पूरी तरीके से तैयार है।
और आप देखिए हम चौथी अर्थव्यवस्था तक बढ़ रहे हैं। तो जहां तक हैंड इन हैंड विकास और डेवलपमेंट की बात है वो भी लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री राजस्थान बीकानेर जाके विकास की योजनाएं देते हैं, गुजरात जाके देते हैं, बिहार जाके देते हैं, बंगाल को लेकर चीजें चल रही हैं। तो जाहिर तौर पे सरकार अपना काम हैंड इन हैंड चल रहा है और ये ऑपरेशन सिंदूर जहां तक है ये लगातार जारी है, ये कहा जा रहा है। और उसको लेकर भी कई कैंपेन्स भले ही बीजेपी के चेहरे पर नहीं हो रहे हैं, पर बीजेपी के कई नेता हैं जो उस कैंपेन को लगातार चला रहे हैं। तो अपने आप में चीजें चल रही हैं, विपक्ष मुद्दे ढूंढ रहा है और आप देखिएगा कि इसका पूरा हंगामा आपको देखने को मिलेगा जब मॉनसून सत्र शुरू होगा और उस दौरान ये सवाल किए जाएंगे कि हमने स्पेशल सत्र की मांग की थी जिसको सरकार ने नहीं बुलाया। और ये चर्चा संसद में भी होगी तो सड़क पर भी होगी।